प्रधानमंत्री जी, तो उस समय से उनके साथ वो अटैच्ड है, उनके लिए काम किया है, उनके लिए स्लोगन लिखना, उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार करना, उनका प्रोफेशन था। उन्होंने सिर्फ भाजपा, नहीं सिर्फ भाजपा के लिए उन्होंने नहीं किया है, मैं पैसे के लिए, उन्होंने ममता बनर्जी वही किया है। उस वक्त प्रशांत किशोर अच्छे लगते थे, बिल्कुल अच्छे, उन्होंने मैं आपको बताऊं कि वो पैसे 2015 के इलेक्शन में पाशा साहब उन्होंने आरजेडी जेडीयू के लिए भी काम किया है। मैं यही बात कह रहा हूं, वो तो उनका प्रोफेशन था, उनके प्रोफेशन को क्यों, प्रोफेशन पैसा है ना, ठीक है, प्रोफेशन से पैसा। उस वक्त वो अच्छे क्यों लग रहे थे? बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। आप कब मैंने कहा कि अच्छे लग रहे थे? वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो एक प्रोफेशन, लोगों को इलेक्शन लड़ाना, दलाली करके उनको आगे ये शब्द ठीक नहीं है, दलाली है ना। नहीं, पैसे आप हमें पैसे दे रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, ये इसको क्या कहेंगे आप? आप जिस प्रोफेशन जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, तनख्वाह दिया, आपने पढ़ाने का काम किया, आप उसको उस शब्द से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए वो प्रोफेशन दूसरा है, एक पढ़ा लिखा आदमी एक प्रोफेशन। आप ये बताइए कि दलाली क्या है, ये प्रोफेशन है कि नहीं है? नहीं, ये इसको हम प्रोफेशन, पैसा कमाने की चीज दलाली है वो। नहीं, पैसा कमाना हर जगह ब्रोकर्स होते हैं ना, हर जगह, बट वो इलेक्शन दे आर प्रोफेशनल। नहीं, इलेक्शन में सबसे ज्यादा ब्रोकर का काम करते हैं इलेक्शन में लोग। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होता। ये शेर है नसीम शाद का, और ये शेर इसलिए बोला गया है और अभी ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि हमारे साथ बात करने के लिए जेएनयू के पूर्व भारतीय भाषा के अध्यक्ष और मौजूदा में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब अनवर पाशा साहब हमारे साथ हैं। और हम आरजेडी की बिहार में जो उपचुनाव हुआ उस पे जो आरजेडी बुरी तरीके से हारी, उसी सिलसिले में हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। तो हम कुछ सवाल हैं जो इनसे करेंगे, और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो मेरा सवाल अब शुरू होता है पाशा साहब से। पाशा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका द हिंदी टॉप में। शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं कि आरजेडी इस तरीके से फेल कैसे हो गई? ये क्या प्रशांत किशोर की एंट्री का असर रहा, या नीतीश कुमार का जादू वैसे ही कायम है, जो जिस सुशासन की बात वो करते हैं उस पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा जताया? आपने जो शेर अभी पढ़ा, मैं उसके हवाले से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन तो हार जीत का खेल होता है। एक पार्टी को हारना होता है, दूसरी पार्टी को जीतना होता है। तो ये इलेक्शन का तो जाहिर है कि यही पैटर्न होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई हार जाता है तो हमेशा के लिए हार जाता है। हमेशा के लिए हारना एक अलग हार होती है। सियासत में हमेशा के लिए कोई नहीं हारता है। कल हम जीते थे, आज वो जीत गए हैं। जाहिर है कि ये खेल तो सियासत में चलता रहता है। रही बात जो बाई इलेक्शन हुए हैं बिहार में 4 सीटों पर, असेंबली के 4 सीटों पर, विधानसभा के 4 सीटों पर जो इलेक्शन हुए हैं, उसको कई नजरिए से देखा जा सकता है। कई फैक्टर्स हैं ऐसे जो उसके पीछे काम कर रहे थे जी। एक तो यह है कि सरकार का फैक्टर होना, केंद्र सरकार का फैक्टर, राज्य सरकार का फैक्टर। वहां मिलीजुली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू की। जो सरकार केंद्र में है, जो सरकार रियासत में है, वहां सूबे में, बिहार में है, जाहिर है कि इन दोनों के पास जो तंत्र है इलेक्शन लड़ने का, जीतने का, वो तंत्र तो यूपी में भी था, लेकिन यूपी में मैं उस पे आऊंगा। अखिलेश यादव ने फिर भी कुछ सीटें हासिल की। आप 4 की 4 सीटें आपकी ही थीं, इंडिया ब्लॉक की थीं। उसमें राजद ज़्यादा बड़ा चेहरा था वहाँ पर। अपनी सीटें जो 30 साल पुरानी सीट, 30-34 साल पुरानी सुरेंद्र यादव की जो बेलागंज की सीट है, वहाँ पर प्रशांत किशोर के लोग 15,000 से ज़्यादा वोट लेके चले जाते हैं। बिल्कुल अभी तो उनकी मतलब ठीक से, जिसे कहते हैं कि ये वो बच्चा है जिसे अभी क्रोल भी करना ठीक से नहीं आ रहा है, और वो 15,000 वोट लेके चला जा रहा है। तो एक सीट भी कम से कम लेकर के आते। इसका मतलब है कि कहीं तेजस्वी यादव फेल होते तो नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की मिसाल दी। उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी अगर केंद्र में और राज्य में सरकार न होती भारतीय जनता पार्टी की, पूरा तंत्र नहीं होता, तंत्र से मुराद ये है कि पूरी पुलिस, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन,
इलेक्शन कमीशन, कौन इलेक्शन कमीशन, कौन नहीं, ये इलेक्शन तो कराता हार है? जाने का एक बहाना होता नहीं, है कि हमेशा सारा काम करता है तंत्र ये। तो हर जगह होता ये है। हमेशा ये फैक्टर हमेशा काम करता है। महाराष्ट्र में भी काम किया है ये फैक्टर। नहीं, जो ये फिर झारखंड में क्यों नहीं काम किया? झारखंड में सरकार थी ना हमारी। झारखंड में चूंकि हेमंत सोरेन की सरकार रही है मतलब वहाँ। झारखंड में इसका मतलब आपके कुछ तंत्र ने नहीं, काम मतलब किया वहाँ हमने, और महाराष्ट्र में उनके तंत्र ने काम किया। वहाँ हमने गलत तरीके इलेक्शन कमीशन को अपनाने नहीं दिया। वहां हम इतने मजबूत थे कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने खिलाफ साजिश नहीं करने दिया बीजेपी के इशारे पर, इसलिए तो हम ये वहां पर नहीं, कामयाब नहीं नहीं, वो तो फिर वहां कंट्रोल तो इलेक्शन कमीशन का होता है या राज्यपाल का होता है। उस वक्त तो उस तरह की चीजें नहीं चल रही होती है। नहीं, लेकिन मतलब जो अधिकारी कहीं ना कहीं हाँ, जो हाँ, महाराष्ट्र में अगर इल्जाम आप लगा रहे हैं तो ये काम आपने झारखंड में भी किया है। नहीं, झारखंड में सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पर काम करता है, केंद्र के इशारे पर काम करता है। कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो हैं, उसको किसने अपॉइंट किया है? प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किया है। प्रधानमंत्री के साथ दो लोग नाम के थे, लेकिन मेन तो वही था जो प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे बनाएंगे। तो वो प्रधानमंत्री के अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। रही बात स्टेट की, तो स्टेट की जो इलेक्शन का जो तंत्र है, जो इलेक्शन कमीशन का जो तंत्र है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है केंद्र का जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो करता है। उसके इशारे पर ही सारे फैसले। ये इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है। इल्जाम नहीं है, मैं तो एक यथार्थ बता रहा हूं जो जो यथास्थिति है। आपकी अपनी राय हो सकती है या पार्टी की राय आपकी हो सकती है, हम उसको मैं और भी फैक्टर्स भी। हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा, बात उस पर करना चाहता हूं। एक फैक्टर यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होता है, इलेक्शन कमीशन, आप लाख गड़बड़ियों की शिकायत करते रहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर उस पर नहीं ध्यान देगा, वो अगर उस तरह की गड़बड़ियों को होने देता है, तो ये इलेक्शन कमीशन का फेल्यूर है। और इलेक्शन कमीशन किसी के इशारे पर वो फेल्यूर अपना दिखा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन, टीएन सेशन को लोग क्यों याद करते हैं? टीएन सेशन एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका एक खौफ था लोगों के दिलों में कि हम अगर गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा। नहीं, ये सच है कि वो खौफ कम हुआ है। टीएन सेशन ने जिस चीज की शुरुआत की थी वो शायद वो दिखती नहीं है, लेकिन जहां आप जीत जाते हैं वहां ऐसी बातें नहीं होती हैं, जहां हार जाते हैं वहीं ऐसी बात क्यों होती है। हम असल आपको उस देखिए, असल में लाना चाह रहे हैं कि जहां कांटे का टक्कर हो, बराबरी का टक्कर है, वहां पर इस तरह की धांधलियों की गुंजाइशें ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर कहीं पे बिल्कुल इस तरह की एक लहर हो किसी पार्टी के फेवर में, किसी कैंडिडेट के फेवर में, तो वहां पर सारी चीजों को मैनेज कर पाना बड़े पैमाने पर मुश्किल हो जाता है। और ये मैनेजमेंट कितनी सतह पे होता है? 5-10% पे होता है। ये नहीं है कि पूरे मैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो ईवीएम के जरिए 100% मैनेज कर लेगी, 100% घोटाला कर लेगी। नहीं, जीतने के लिए 2%, 4% वोट बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी शिकायतें कल कई जगह से आई हैं, जो फहद अहमद, जो सौरभ भास्कर बहुत अब आजकल चर्चा में रहती हैं, वो महाराष्ट्र से, वो समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कई तरह के इल्जाम लगाए हैं कि दिन भर वोटिंग वो होने के बाद, मीन्स मतगणना होने के बाद भी शाम तक बैटरी उसकी 90% कैसे चार्ज थी। इस तरह की कई बातें सामने आई हैं। वो एक जांच का विषय है, इलेक्शन कमीशन देखेगा उन चीजों को, या जो भी उसके लिए जो नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। आपने कहा इल्जाम की बात लगाई, मैं आपको कहूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिन सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जो मुस्लिम बहुल सीट, बहुल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहां अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की थी, वहां मुस्लिम वोटर्स को पोलिंग बूथ पे पहुंचने से रोका गया। और रोका ही नहीं गया, पिस्तौल तक उनके ऊपर ताने गए, महिलाओं पर पिस्तौल तानते हुए। और ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जहां पर मुस्लिम्स को इलेक्शन कमीशन ने या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, उसने बूथ पर पहुंचने नहीं दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन हमने झारखंड में लोकल पुलिस ने ऐसी कई शिकायतें आई हैं, हमने झारखंड में देखने को मिली है कि लोकल पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, ऐसी शिकायतें आई हैं। ऐसा है तारिक साहब, इलेक्शन के जमाने में सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पुलिस इलेक्शन कमीशन के हाथों में होती है जी, उसी के इशारे पर काम करती है। कोई दूसरा कंट्रोलिंग पावर नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन जिसको चाहेगा उसको अपॉइंट करेगा, इलेक्शन कमीशन जिसको चाहेगा कि ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको डिसमिस करेगा। तो ये सारा इल्जाम जाता है इलेक्शन कमीशन पे। नहीं, वो ठीक है, हम दूसरे राज्य पे बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र और
जो वहाँ की राजनीति झारखंड की जिस तरीके से आई सामने में, हेमंत सरकार ने जो भी काम किया उसका रिजल्ट सामने भी आया। ठीक है। और यूपी की भी बात आपने बताई कि वो मीरापुर सीट पे जहाँ पे एक एसएचओ ने पिस्तौल तानी थी, वो बहुत वीडियो वायरल भी एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हुआ है। लेकिन हम आपको वापस बिहार की तरफ लेके चलना चाहते हैं, ताकि हम तेजस्वी यादव, लालू यादव और वो जो एक पूरा जो एक सिस्टम उन्होंने जिस तरीके से एक बनाया कि इसको कैसे हमको जीतना है, वो कैसे फेल हो गया। यहाँ तक कि आपने लालू यादव को इस बीमारी की हालत में भी, वो बीमार हैं इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़माने से पिछले 5-6 सालों से इलाज में हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है कई तरह की, उसके बावजूद उनको आखिरी तंत्र समझते हुए, जिनको ब्रह्मास्त्र के तौर पे कहा जाए, उनका इस्तेमाल किया गया, उनको वहाँ उतारा गया बेलागंज में, बावजूद उसके रिजल्ट उसके विपरीत रहा। आपने दिवंगत शहाबुद्दीन की फैमिली को वापस बुलाया, पूरे मामलात आपको पता है, वो एक लंबी बातचीत का मामला बनेगा, वो फिर हम कभी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने उनको लाया, तमाम मुसलमान नेताओं को फिर से जोड़ना शुरू किया, वो सब फेल हो गया। क्या मुसलमान वाकई आरजेडी से दूर हो रहे हैं? देखिए, आपने लफ्ज फेलियर का इस्तेमाल किया कि क्या लालू प्रसाद यादव जी की जो कोशिश थी वो फेल हो गई, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो कोशिश थी वो फेल हो गई। कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि इलेक्शन में फेल हो। हर पार्टी अपने तमाम जो कुछ है उसके पास, वो उसका इस्तेमाल करती है, जो भी उसके पास तरीके हैं, जो भी उसके पास साधन है, उसका इस्तेमाल करती है। हारने के लिए कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती है। तो ये बात भी जहन में रखें कि हम हारे नहीं है। रही बात लालू प्रसाद, रही बात 4 सीटें आपके हाथ से बिहार में निकल गई। हम तो उस जज्बे को सलाम करते हैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी के उस जज्बे को कि बीमारी की हालत में भी वो गए जनता के बीच और उन्होंने अपील की, वोट के लिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव को ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी इस सीट को नहीं निकाल पाएंगे, खुद उतरना पड़ेगा, और उनके जाने के बावजूद वो सीट नहीं बचा पाए। देखिए, ऐसा है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपना करिश्मा दिखा दिया था पिछले इलेक्शन में, जो राज्यसभा का, स्टेट का, विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें दिखाया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में गरचे हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा हमारी तवक्को के एतबार से नहीं आई थी, इसके बावजूद हमारा वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये ऐसा न कहिए आपके लालू प्रसाद यादव जी इसलिए वहां उतरे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जीतने का चांस कम था, या उनकी जो करिश्मा है, उनकी लीडरशिप का वो कम हो गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। करिश्मा दोनों में है, लालू प्रसाद यादव जी में भी है और तेजस्वी प्रसाद यादव दिखा नहीं इस बार। देखिए, बिहार की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त बिल्कुल ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है। दो ही फोर्सेज हैं बिहार में, एक कॉम्युनल फोर्स है और दूसरी सेकुलर फोर्स है। एक सोशल जस्टिस के फेवर में जो फोर्स है, सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ने वाली ताकत है वो है, और दूसरी तरफ मनुवादी ताकत है। तो ये बिहार की लड़ाई बिल्कुल क्लियर है, दो विचारधारा की लड़ाई है। उस विचारधारा की लड़ाई में ये जरूर हुआ है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसी पार्टियां उभर के आई सामने जिन्होंने उस सेकुलर वोट्स को काटा। सेकुलर खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सेकुलर वोट काटने के लिए लड़ रहे थे, जिनका नाम आप ले रहे हैं, अभी 4 दिन आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं नाम ले रहा हूं, मैंने पार्टी का नाम लिया। आज की तारीख में वो बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं बिहार की राजनीति में। उन्होंने वो करके दिखा दिया। वो ये कह रहे थे कि आप, लालू यादव आपसे ज्यादा बेहतर पिता हैं, वो अपने बेटे का भविष्य देख रहे हैं। वो अपने बेटे को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। उन्होंने कई तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि देखिए, नवी पास हैं और नवी फेल हैं, आई थिंक ऐसे ही उनका बयान कई बार आता है। और फिर भी उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाया। अब वो सीएम बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, आप ऐसे लोगों से बचिए। आप बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, यहाँ रोजगार क्या हो रहा है। उन्होंने ये इल्जाम सिर्फ उन पे नहीं लगाया, इनके बारे में बात की, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में बात करी है। तो क्या लग रहा है कि वाकई वो जो एक खाली जगह है उसको प्रशांत किशोर भरने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भरा भी है उन्होंने उस जगह को? अभी आपने खुद ही कहा कि उन्होंने दिखा दिया बिहार के इस इलेक्शन में, उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया जी। क्या दिखाया दमखम? भाई, उन्होंने जीते तो नहीं ना, यानी उनकी पॉलिटिक्स जीतने की नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स जो है सेकुलर फोर्सेस को, सोशल जस्टिस के फोर्सेस को नाकाम करना, ये उनकी पॉलिटिक्स है। हरा सकते हैं वो, वोट काट सकती हैं वो, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते वो। किसी भी कीमत पर बिहार में प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है।
क्योंकि वो सोशल जस्टिस के खिलाफ है, आपके वो एक नेता, सेकुलरिज्म के आपके खिलाफ एक नेता जगदानंद सिंह की बात याद आ गई कि उन्होंने प्रशांत किशोर का पूरा नाम लेकर के प्रशांत किशोर पांडे बोला। वही वर्ड आपने भी इस्तेमाल किया। क्या पार्टी ने उसको एक एजेंडे के तौर पे यूज एजेंडा नहीं, फैक्ट है कि पांडे नाम जोड़ना जरूरी है उनके नाम के आगे? क्योंकि लोग पूरी दुनिया प्रशांत किशोर ही जान रही है उनको, उनके नाम के आगे पांडे उनकी जात बता के ये बताना। आपको आजादी है लालू प्रसाद यादव जी के क्या कास्ट का नाम लेके बताएं, यादव शब्द उनके साथ लगा के बताएं, उनके नाम का हिस्सा है। प्रशांत किशोर पांडे भी उनके नाम का हिस्सा है, पूरा नाम यही है प्रशांत किशोर पांडे। जो लोग नहीं जानते हैं प्रशांत किशोर पांडे को, उनके लिए भले ये लगता हो कि पांडे शब्द जो है वो नया आ गया, बिल्कुल नया नहीं है। कास्टिज्म की जो उनके अंदर जो 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 प्रवृत्ति है उनके अंदर, वो साफ साफ दिखती है। वो सीधे बात करते हैं सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने भूमिहार या ब्राह्मण को बढ़ाने की बात नहीं की, उन्होंने तो पूरे बिहार को बढ़ाने की बात करी है। भूमिहार ब्राह्मण को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह से अपर कास्ट की सियासत करती है, अपर कास्ट की राजनीति करती है, उसमें से उनको साथ वो समझते हैं कि वो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हमारे साथ रहेंगे, ब्राह्मण हमारे साथ रहेंगे, राजपूत हमारे साथ रहेंगे, भूमिहार हमारे साथ रहेंगे। हालांकि ऐसा ग्राउंड पर नहीं हो पाता हमेशा, क्योंकि सोशल जस्टिस की लड़ाई में भूमिहार भी शामिल हैं, ब्राह्मण भी शामिल हैं, राजपूत भी शामिल हैं। जो लोग उस तरह की विचारधारा रखते हैं, इंसाफ की विचारधारा, न्याय की विचारधारा, वो हमारे साथ हैं। भूमिहार भी हमारे साथ हैं, ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं, राजपूत भी हमारे साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं।